कभी कभी जिंदगी हमें एक नया मौका देती है, बिल्कुल उस वक्त जब हम सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। और अक्सर वही मौका सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही मौके से शुरू होती है। एक लड़की जिसके पास ना पैसा है, ना घर, ना कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट, सिर्फ एक चीज है, सर्वाइव करने की मजबूरी। उसका नाम मिली है। मिली अपनी जिंदगी की उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसके पास ऑप्शंस नहीं है। उसके पास सिर्फ जरूरत है एक जॉब की, एक छत की, एक नई शुरुआत की। जब उसे एक अमीर घर में हाउसमेट की जॉब मिलती है तो उसे लगता है जैसे किस्मत ने आखिरकार उस पर थोड़ा सा रहम किया है। घर बड़ा है, साफ सुथरा, शांत, और उस घर की मालकिन है नीना विंचेस्टर। बाहर से देखो तो परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट रिच वुमन। लेकिन जैसे ही मिली उस घर में रहना शुरू करती है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ परफेक्ट नहीं है। नीना का मूड पल में बदलता है। कभी वो बहुत स्वीट होती है, कभी बिना वजह चिल्लाती है, कभी मिली पर भरोसा करती है, कभी उसी पर इल्जाम लगा देती है। मिली कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। घर का एक रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। मिली को एटिक में रहना है, ऊपर वाली छोटी सी जगह में, और रात को उसका दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाता है। मिली पहले इसे नॉर्मल मान लेती है, शायद सेफ्टी के लिए, शायद घर के रूल्स होंगे। लेकिन धीरे धीरे ये रूल उसे बेचैन करने लगता है, क्योंकि जो घर बाहर से सेफ लगता है, अंदर से उतना ही घुटन भरा है। घर का पति एंड्रू बिल्कुल अलग है, शांत, पोलाइट, समझदार। कभी कभी मिली को लगता है कि एंड्रू ही इस घर का सबसे नॉर्मल इंसान है। लेकिन फिर एक सवाल दिमाग में उठता है, अगर एंड्रू इतना नॉर्मल है तो नीना इतनी अनस्टेबल क्यों है? मिली इस घर में सिर्फ काम नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती है, छोटी छोटी चीजें, नीना के झूठ, उसकी मैनिपुलेशन, उसका कंट्रोल। और धीरे धीरे मिली को लगने लगता है कि इस घर में सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि नीना खुद भी किसी चीज से डर रही है। रात को एटिक में बंद कमरे में जब सब शांत होता है, तब मिली को आवाजें सुनाई देती हैं, कभी नीचे से, कभी अपने ही दिमाग से। उसे लगता है जैसे ये घर उसे देख रहा हो, जैसे दीवारों के भी कान हो। मिली का पास्ट भी साफ नहीं है, उसके अपने सीक्रेट्स हैं, उसकी अपनी गलतियां हैं। इसीलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करती, वो सिर्फ अपना काम करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये जॉब चली गई तो शायद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, नीना का बिहेवियर और ज्यादा एक्सट्रीम होता जाता है। कभी वो अपने बच्चे को मिली के सामने डांटती है, कभी घर का सारा ब्लेम मिली पर डाल देती है, और हर बार एंड्रू चुप रहता है। इस घर में एक अजीब सी पावर गेम चल रही है, और मिली धीरे धीरे समझने लगती है कि वो सिर्फ एक मेड नहीं है, वो इस गेम का एक हिस्सा बन चुकी है। सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि नीना पागल लगती है, सबसे डेंजरस बात ये है कि शायद वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। यहीं पर यह कहानी थोड़ी देर के लिए रुकती है। अभी सिर्फ माहौल बना है, अभी सिर्फ अंधेरा दिखा है, लेकिन असली सच अभी बाहर आना बाकी है। मिली जितना ज्यादा उस घर में वक्त बिताती जाती है, उतना ही उसे ये समझ आने लगता है कि ये घर सिर्फ दीवारों और कमरों का नहीं, बल्कि राज और डर से बना है। बाहर से जो घर शांत लगता है, अंदर से उतना ही शोर करता है। एक ऐसा शोर जो कानों से नहीं, दिमाग से सुना जाता है। नीना का बिहेवियर अब सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि डेंजरस लगने लगा है। वो मिली को बार बार याद दिलाती है कि वो इस घर में सिर्फ एक मेड है। उसकी औकात, उसकी जगह, उसकी हद, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, और हर बार मिली चुप रहती है, क्योंकि चुप रहना उसकी आदत बन चुकी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा है कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा नुकसान उठाता है, लेकिन साइलेंस भी एक हद तक ही सेफ होता है। रात के वक्त जब एटिक का दरवाजा लॉक होता है, तब मिली का दिमाग ज्यादा तेज चलने लगता है। अंधेरे में छोटी सी जगह, बंद हवा, और वो आवाजें जो कभी लगती हैं असली, कभी सिर्फ इमेजिनेशन। कभी उसे लगता है कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, कभी उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, और कभी उसे लगता है कि ये सब उसके पास्ट का खेल है। मिली का पास्ट भी हल्का नहीं है। उसने गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां जो उसके साथ आज भी सांस लेती हैं। इसीलिए वो नीना के बिहेवियर को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करती। उसके लिए ये जॉब सिर्फ काम नहीं, एक चांस है, एक मौका अपनी जिंदगी को नॉर्मल दिखाने का। एंड्रू, नीना का पति, अब भी उसे थोड़ा सा रिलीफ लगता है। वो काम है, रिस्पेक्टफुल है, और कभी कभी मिली से इंसान की तरह बात करता है। लेकिन जितना ज्यादा मिली ऑब्जर्व करती है, उतना ही उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन बनती जाती है। अगर एंड्रू इतना समझदार है, तो वो नीना के गुस्से और क्रूएल्टी को क्यों इग्नोर करता है? अगर वो सब देख रहा है,
तो चुप क्यों है? इस घर में हर इंसान कुछ छुपा रहा है। नीना का गुस्सा अब सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहता, वो छोटी छोटी बातों पर सीन क्रिएट करती है। कभी चीजें तोड़ देती है, कभी रोती है, कभी खुद को विक्टिम दिखाती है, और हर बार ब्लेम किसी और पर चला जाता है, ज्यादातर मिली पर। मिली धीरे धीरे समझने लगती है कि नीना सिर्फ अनस्टेबल नहीं है, वो कंट्रोल चाहती है। वो चाहती है कि इस घर का हर इंसान उसके डर के नीचे जिए, और डर का सबसे इफेक्टिव वेपन होता है कंफ्यूजन। जब इंसान ये समझ ही ना पाए कि सच क्या है और झूठ क्या, तब वो टूटने लगता है। इसी कंफ्यूजन के बीच मिली कुछ ऐसी चीजें नोटिस करती है जो उसे और बेचैन कर देती हैं। नीना के स्टेटमेंट्स कभी मैच नहीं करते, उसकी कहानियां बार बार बदलती हैं। कभी वो कहती है वो विक्टिम है, कभी वो खुद को सबसे पावरफुल दिखाती है, और सबसे अजीब बात, उसके घर में कुछ चीजें हमेशा गलत जगह पर होती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर केओस क्रिएट किया हो। मिली का डर अब सिर्फ नीना तक सीमित नहीं रहता, वो अपनी ही रिएक्शन से डरने लगती है। कभी उसे गुस्सा आता है, कभी उसे लगता है वो नीना से नफरत करने लगी है, और कभी उसे लगता है कि शायद वो भी इस गेम का हिस्सा बन रही है। क्योंकि जब तुम किसी टॉक्सिक जगह में ज्यादा वक्त रहते हो तो तुम थोड़ा सा उस जैसे बनने लगते हो। और फिर कुछ ऐसा होता है जो मिली के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसे लगता है कि इस घर में सिर्फ नीना ही डेंजरस नहीं है, एंड्रू का काम बिहेवियर अब उसे मास्क लगने लगता है, एक ऐसा मास्क जो सब कुछ छुपा रहा है। वो जितना ज्यादा शांत है उतना ही सस्पिशियस लगता है। मिली को समझ आने लगता है कि ये घर सिर्फ एक विलेन का नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स का है, और हर लेयर के नीचे एक नया सच छुपा है। मिली अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, वो प्लान करने लगती है। ऑब्जर्व करना उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है। वो समझने लगती है कि अगर उसे इस घर से जिंदा और सेन निकलना है तो उसे सिर्फ विक्टिम बनकर नहीं रहना होगा, उसे दिमाग चलाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस घर के लोग चला रहे हैं। इस कहानी का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह है कि यहां पर कोई भी पूरी तरह इनोसेंट नहीं है। हर कोई अपने तरीके से सही भी है, गलत भी, और जब सच बाहर आता है तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, सबको हिला देता है। यहीं पर कहानी और ज्यादा अंधेरी हो जाती है, यहीं पर पावर शिफ्ट होता है, और यहीं पर रीडर को रियलाइज होता है कि द हाउसमेड सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल चेस गेम है। मिली अब इस घर को सिर्फ एक जॉब की जगह नहीं मानती, अब ये घर उसके लिए एक पजल बन चुका है। एक ऐसा पजल जिसमें हर पीस गलत जगह पर फिट की गई है, और जितना ज्यादा वो पीसेस को ऑब्जर्व करती है उतना ही उसे एहसास होता है कि सच जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। नीना का बिहेवियर अब प्रिडिक्टेबल लगने लगा है। गुस्सा, फिर आंसू, फिर अपॉलॉजी, फिर से गुस्सा। ये एक पैटर्न है, और जब बिहेवियर पैटर्न बन जाता है तो वो मैडनेस नहीं होता, वो कंट्रोल होता है। मिली ये बात धीरे धीरे समझने लगती है। सबसे पहला बड़ा झटका मिली को तब लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि नीना की कहानियों में छोटी छोटी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। डेट्स मैच नहीं करती, इवेंट्स का सीक्वेंस बदलता रहता है। कभी नीना कहती है कि एंड्रयू उस पर हाथ उठाता है, कभी कहती है कि एंड्रयू उसे इग्नोर करता है, कभी वो खुद को बिल्कुल हेल्पलेस दिखाती है, कभी वो पूरे घर को कंट्रोल करती है। मिली पहले सोचती है शायद ये ट्रॉमा का इफेक्ट हो, लेकिन फिर उसे याद आता है ट्रॉमा केओटिक होता है, लेकिन मैनिपुलेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है। एंड्रयू का रोल अब और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसकी शांति अब मिली को कंफर्ट नहीं देती बल्कि अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि जो इंसान सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं करता वो या तो बहुत वीक होता है या फिर बहुत स्ट्रांग। मिली एक दिन एक्सीडेंटली एक ऐसी चीज देख लेती है जो उसके दिमाग में अलार्म बजा देती है। घर में कुछ लॉक्ड ड्रॉर्स हैं जिन्हें नीना कभी किसी को छूने नहीं देती, और जब एक बार नीना घर पर नहीं होती मिली को एक मौका मिलता है। वो जानबूझकर कोई ड्रामा नहीं करती, बस ऑब्जर्व करती है। उस ड्रॉर में कोई नॉर्मल चीज नहीं होती, वहां प्रूफ्स हैं, मैसेजेस, मार्क्स और ऐसे साइंस जो क्लियरली दिखाते हैं कि नीना जो बोल रही है वो पूरा सच नहीं है। मिली का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक टॉक्सिक बॉस के साथ नहीं रह रही बल्कि एक डेंजरस माइंड के साथ रह रही है। इसी बीच एटिक का दरवाजा और ज्यादा सिंबॉलिक हो जाता है। वो सिर्फ एक कमरा नहीं है, वो एक बाउंड्री है, पावर और पावरलेसनेस के बीच की बाउंड्री।
रात को लॉक होना अब सिर्फ सेफ्टी नहीं लगता, वो पनिशमेंट लगता है, कंट्रोल लगता है। मिली को अपने पास्ट की यादें वापस आने लगती हैं। उस वक्त भी वो एक जगह पर फंसी हुई थी, तब भी उसने कुछ गलतियां की थीं, तब भी उसने किसी पर भरोसा किया था, और तब भी उसकी साइलेंस ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया था। इसी वजह से अब मिली डिसाइड करती है कि इस बार वो सिर्फ देखकर चुप नहीं रहेगी। वो अपने आप से एक प्रॉमिस करती है, वो विक्टिम नहीं बनेगी, वो गेम समझेगी और फिर डिसाइड करेगी। नीना को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि मिली अब पहले जैसी नहीं रही। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछती, लेकिन उसकी आंखों में अब डर कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है। नीना के लिए ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जो इंसान डरना बंद कर देता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर पावर शिफ्ट शुरू होता है, बहुत साइलेंटली, बहुत डेंजरसली। एंड्रयू और मिली के बीच कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो सरफेस पर इनोसेंट लगती हैं, लेकिन उनके बीच लाइंस के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। मिली समझने लगती है कि इस घर में कोई भी रैंडमली कुछ नहीं बोलता, हर वर्ड का वेट है, हर साइलेंस का मतलब है। इस पार्ट के एंड तक मिली एक बात क्लियर समझ जाती है, इस घर में जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो जान लेना सेफ नहीं है, क्योंकि जब सच बाहर आता है तो कोई ना कोई टूटेगा। और इस बार मिली डिसाइड कर चुकी है, वो खुद नहीं टूटेगी। मिली अब इस घर में रह नहीं रही होती, वो इस घर को पढ़ रही होती है। हर कमरा, हर आवाज, हर इंसान, सब कुछ एक लैंग्वेज बोल रहा होता है, और धीरे धीरे मिली को वो लैंग्वेज समझ आने लगती है। ये लैंग्वेज है पावर की, कंट्रोल की, और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन की। अब सच एक एक करके सामने आता है। नीना जो खुद को विक्टिम दिखा रही थी, वो असल में इस घर की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी। उसका गुस्सा रैंडम नहीं था, उसके ब्रेकडाउन्स एक्सीडेंटल नहीं थे, वो सब केयरफुली प्लान्ड थे। नीना केओस क्रिएट करती थी ताकि सब लोग कंफ्यूज्ड रहें, ताकि कोई भी क्लियर सोच ना पाए, और जब लोग क्लियर सोचना छोड़ देते हैं तब उन्हें कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। एंड्रू का सच भी धीरे धीरे खुलता है। वो वीक नहीं था, वो चुप नहीं था, वो बस वेट कर रहा था। नीना ने सालों तक उस पर मेंटल टॉर्चर किया था, उसकी इमेज तोड़ दी थी, उसकी आवाज छीन ली थी, और जब कोई इंसान लंबे वक्त तक ऐसे कंट्रोल में रहता है तो वो या तो टूट जाता है या फिर खुद को बचाने का कोई खतरनाक तरीका ढूंढता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मिली कोई रैंडम मेड नहीं थी, उसका पास्ट सिर्फ गलतियों से भरा हुआ नहीं था, उसका पास्ट उसे स्ट्रांग बना चुका था। वो पहले भी एक ऐसी ही सिचुएशन से गुजरी थी जहां वो पावरलेस थी, जहां उसने गलत फैसले लिए थे, और इसी वजह से उसने ये सीख लिया था कि मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कभी कभी मॉन्स्टर बनना पड़ता है। मिली ने नीना को अंडर एस्टिमेट करने नहीं दिया, लेकिन उसने नीना के रूल्स के अंदर रहकर ही गेम खेला। उसने ऑब्जर्व किया, वेट किया, और फिर बिल्कुल सही वक्त पर मूव लिया। नीना जो हर किसी को कंट्रोल करती थी, वो ये भूल गई थी कि जो लोग सबसे ज्यादा चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। एटिक का कमरा, जो शुरू से एक प्रिजन लग रहा था, अब अपना असली मतलब दिखाता है। वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक सिंबल था, एक रिमाइंडर कि पावर किसके पास है। लेकिन आखिरकार वही जगह नीना के कंट्रोल का अंत बन जाती है, क्योंकि जो जगह किसी को दबाने के लिए बनाई जाती है, वही जगह कभी कभी उस दबाव को उल्टा कर देती है। फाइनल मोमेंट्स में रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। जो पहले विक्टिम लग रहा था वो सर्वाइवर बन जाता है, जो पहले पावरफुल लग रहा था वो एक्सपोज हो जाता है, और जो सबसे ज्यादा साइलेंट था वो लास्ट मूव करता है। मिली सरवाइव करती है, लेकिन हीरो बनकर नहीं, वो सरवाइव करती है एक ऐसे इंसान की तरह जो जानता है कि दुनिया फेयर नहीं होती, और अगर तुम फेयर होने के चक्कर में रह गए तो तुम फिर से विक्टिम बन जाओगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंडिंग एक अजीब सा सवाल छोड़ जाती है। क्या मिली सही थी? क्या नीना पूरी तरह गलत थी? क्या एंड्रू सच में फ्री हो पाया? इस बुक का मैजिक यही है, ये तुम्हें क्लियर आंसर्स नहीं देती, ये तुम्हें मिरर दिखा देती है। द हाउसमेड हमें ये सिखाती है कि अब्यूज हमेशा चीख कर नहीं होता, कभी कभी वो मुस्कान के साथ होता है, कभी कभी वो रूल्स के नाम पर होता है, और कभी कभी वो इतना नॉर्मल लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब केज के अंदर आ गए। इस कहानी का सबसे डार्क ट्रुथ ये है कि हर घर सेफ नहीं होता और हर मदद मासूम नहीं होती। इसीलिए कभी भी किसी सिचुएशन को सिर्फ सरफेस से जज मत करो, क्योंकि जो दिख रहा है वो अक्सर सच नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सरवाइव करना हमेशा अच्छा लगने वाला प्रोसेस नहीं होता। कभी कभी सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़ना पड़ता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। लेकिन डर